Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's means 10 February 2023 the Hindu news analysis. So I will discuss some important news. A small satellite launch vehicle D2 will lift off from Sriharikota. So examiner may ask various MCQ based upon this news. Basically there is a small satellite launch vehicle. तो जिस व्हीकल से हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2, ये इसका नाम है, ठीक है। इट विल इंजेक्ट 3 सैटेलाइट्स। अब ये 3 सैटेलाइट के नाम है कौन कौन से? इसरोज EOS-07, ये कौन से है? इट इज US बेस्ड एंटार्क्टिस जेन्सस 1 एंड चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स अवार्ड्स सेट 2। अब बेसिकली क्या है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, ये 2 कंपनियां बना रही हैं। तो पहली कौन सी है? पहली कंपनी है US बेस्ड एंटार्क्टिस जेन्सस 1 एंड दूसरी है हमारी किड्स आज़ादी सेट 2। अब ये दोनों मिलकर कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगी और ये सैटेलाइट कौन सी किस व्हीकल से लॉन्च की जाएगी? दैट विल बी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन will undertake the second development flight of the small satellite launch vehicle on Friday from Sriharikota। अब देखिए ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या है हमारा? तो यहाँ पर है हमारा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है एंड दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर के वेयर द Satish Dhawan Space Center is located. So it is found at Sriharikota. Now, second important question is the vehicle is intended to inject. Vehicle मतलब ये जो हमारा small satellite launch vehicle D2। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि कौन से व्हीकल से इन 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सो द आंसर विल बी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। नेक्स्ट, द व्हीकल इज इंटेंडेड टू इंजेक्ट इसरो EOS-7। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि किसने इसको डेवलप किया। सो वन विल बी द US बेस्ड फर्म एंटार्क्टिस जेन्सस और दूसरी स्मार्ट स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2। इन दोनों ने मिलकर तो किया और इस सैटेलाइट का जो वेट है ये 450 kg है। सो देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस। द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी लाइक MCQ टाइप। नाउ वी विल फोकस अपॉन दिस न्यूज, exploring the blue in the India-France relationship, India-France partnership. So basically in this editorial the author has discussed the India and France relationship. So we will discuss some of the important point of India-France relationship. The celebrations of India and France of 25th year of their strategic partnership. So अभी हमारे और फ्रांस के strategic partnership के 25th year हो गए हैं एंड इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। देयर आर नो रियल सब्सटेंटिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशंस। फ्रांस हैज emerged as key trading partners of India with annual trade of 12.42 बिलियन इन 2021-22। तो हमारा और फ्रांस का जो ये ट्रेड रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें कि फ्रांस ने 12.42 बिलियन ट्रेड रहा है हमारा फ्रांस के साथ 2021 और 22 में। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। अब देखिए क्या है, तो जो फ्रांस है वो 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। तो जो भी कंट्री हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 11th नंबर जो है वो फ्रांस का है, विच रिप्रेजेंट 1.70 ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया। तो जितना भी हमारे देश में टोटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसका 1.70% वी गेट इट फ्रॉम द फ्रांस। नाउ अब हम कुछ और आगे देखते हैं। फ्रांस के साथ जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी काफी लॉन्ग है। सो मोर इम्पोर्टेंटली इट हैज emerged as a key defense partner for India, becoming the second largest defense supplier। 2017 से 2021 तक we have purchased various defense equipment from the France. France has emerged as a major strategic partner for India with crucial defense deals and increased military engagement। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक की एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द इंडक्टिंग ऑफ फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन बीइंग बिल्ट इन इंडिया। तो हमारे देश में एक फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जा रही है, किसके कॉर्पोरेशन से?
France corporation से. So basically we have various types of relationship like the military relationship. It means that we purchase various equipments, various military equipments from the France, और we also have trade relationships. तो बहुत सारे जैसे ट्रेड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने रिसीव किया है फ्रांस से. नेक्स्ट वी कम टू, अब हमारे देश का जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप हैज आल्सो टाइड अप विद एयरबस टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा. तो हमारे देश का जो टाटा ग्रुप है उसने भी फ्रांस के एक ग्रुप से टाई अप किया है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम C295 टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट हम बना रहे हैं वडोदरा में विद द हेल्प और विद द कोऑपरेशन ऑफ द फ्रांस. नाम हम आगे दें. These relationships are further fortified with the robust network of military dialogues and regularly held joint exercise. अब देखिए ये सबसे important point है. So recently we had various joint exercise with the France, जिसमें से important है वरुणा, ये important है, most important point है ये. गरुड़ा, तो वरुणा जो exercise थी, this was between the Indian Navy and the French Navy. Garuda, it was between the Indian Air Force and the France Air Force. Second is Shakti. So this was the joint exercise between the India and France Army. तो ये पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये वरुणा जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे कि वरुणा एक्सरसाइज किससे संबंधित थी. तो ये वेदर इट वाज रिलेटेड टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तो पहला पॉइंट है वरुणा एक्सरसाइज वाज अ नेवी एक्सरसाइज. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी कि जो वरुणा एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में थी. सो आंसर वुड बी इट वाज बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस. फ्रांस वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज विद विच इंडिया साइंड ए न्यूक्लियर डील. देखिए फ्रांस पहला कंट्री था जिसके साथ हमने न्यूक्लियर डील को साइन किया था. Paris also played a crucial role for in the isolation in the non-proliferation after 1908. अब बेसिकली क्या है कि जो फ्रांस है उसने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप, जो सिटीजनशिप है, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके लिए भी सपोर्ट किया था. अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं यहाँ पर. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि बेसिकली देर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ UN चार्टर. देर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ UN चार्टर, और उस 6 ऑर्गन में से वन ऑफ द ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. नाउ 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हैं USA, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस. बट जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, दीज आर इलेक्टेड ओनली फॉर द 2 years. नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेदर इंडिया is capable being a 6th permanent member of UN सिक्योरिटी काउंसिल. क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा देश इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का 6th परमानेंट मेंबर बनना चाहिए या नहीं. सो बेसिकली क्या है, वी डिजर्व टू बी द 6th परमानेंट मेंबर. लेकिन जब कोई भी, अगर हम वी वांट टू अमेंड द UN चार्टर, तो उसमें कोई प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट ये होता है कि वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. अब इसको थोड़ा और समझते हैं. इन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस आर टेकन एट 2 places. सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन जो है वो 2 प्लेस पे लिए जाते हैं, और वोटिंग जो है वो 2 प्रोसीजर पर होती है. सो पहला substantive matters and second is procedural matters. अब what is substantive matter? substantive matter क्या है? substantive matter ये है कि कोई मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, it has to be decided by the 5 permanent member of security council. ठीक है. so whether a matter is important or not, it is to be decided first by the security council. so पहले राउंड में वोट यहाँ पर होती हैं.
सेकेंड पॉइंट कि दैट मैटर शुड बी पास्ड और नॉट, इट आल्सो डिसाइड अपॉन द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मीन्स प्रोसीजरल मैटर में देयर शुड बी 9 positive votes or in the favor of particular proposal by the 9 members, and these 9 members include 5 permanent member plus 4 any other members or non-permanent member of security council. But as far as outcome of that particular substantive matter is concerned, या वो मैटर पास होगा सिक्योरिटी काउंसिल में या नहीं होगा, इट प्योरली डिपेंड अपॉन द और इट टोटली डिपेंड अपॉन द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सो जब इस रिगार्डिंग और इस एस्पेक्ट पर वोटिंग हुई कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फ्रांस बीइंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज कास्टेड वोट इन द फेवर ऑफ इंडिया। तो इसने कहा कि इंडिया के फेवर में वोट को कास्ट किया और जिससे ये कहा कि इंडिया डिजर्व टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बट वी आर नॉट एबल टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल generally because of the China, because China exercised the veto power, and if the China has exercised the veto power, then we could not get the support of 5 permanent member of the Security Council, and this is the reason that India is not becoming the permanent member of Security Council. Now we come to the locating China in the Russia-Ukraine war. अब हम देखते हैं कि चाइना, रशिया और यूक्रेन वार में चाइना का रोल कहाँ है, क्या है। सो बेसिकली क्या है, चाइना इज प्लेइंग अ डुअल रोल हेयर। चाइनाज फॉर्मल स्टैंस ऑन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन, क्या कहता है चाइना, ऑल कंट्रीज डिजर्व रेस्पेक्ट फॉर देयर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड दैट सपोर्ट शुड बी गिवन टू ऑल एफर्ट्स दैट आर कंड्यूसिव टू द पीसफुल रिजॉल्विंग ऑफ द क्राइसिस। तो फर्स्ट इंस्टेंस जो चाइना का है, जो प्राइमा फेसाई हमको लगता है, वो इंस्टेंस ये है कि जितने भी देश में जितने भी कंट्रीज हैं संसार में, ऑल कंट्रीज आर सॉवरेन एंड दे हैव द राइट टू रेस्पेक्ट देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड देयर सॉवरेनिटी। सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर। तो जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 इसी बात को कहता है कि जो सारे कंट्रीज हैं संसार के, दे आर सॉवरेन and they deserve equal respect and they have the right to protect their sovereignty and territorial integrity. Sovereignty का मतलब है कोई भी अदर कंट्री उन पर अपने डिसीजन को नहीं थोपेगा। सेकेंडली, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि कोई भी अदर कंट्री उनकी टेरिटरी में किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। नाउ बट अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो चाइना इज विद द रशिया, चाइना रशिया के साथ है। क्यों रशिया के साथ है? यू मे बी अवेयर दैट देयर इज द पावर क्राइसिस अमंग्स द रशिया, चाइना एंड यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। सो 4 मेजर पावर्स हैं हमारे वर्ल्ड की, जिसमें क्या होता है, यूएसए इज अगेंस्ट रशिया एंड चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज आर आल्सो अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। सो बेसिकली ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग द ऑल यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज द यूएसए, दे आर अगेंस्ट दीज 2 ईस्टर्न कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना। नाउ जो रशिया और चाइना हैं, नाउ अर्लियर दे वर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप, बट आफ्टर द वार और आफ्टर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, चाइना हैज केम क्लोजर टू द रशिया। क्यों क्लोजर आया है? बिकॉज जब ये इसके क्लोजर आएगा, सो दे बोथ विल टेक एक्शन अगेंस्ट द यूएसए एंड द ऑल यूरोपियन कंट्रीज। ये दोनों साथ में आएंगे तो यूरोपियन कंट्रीज को ये काउंटर कर पाएंगे। और अब इसका क्या हुआ है कि चाइना इज बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशिया एंड इट इज आल्सो टेकिंग द गैस फ्रॉम द रशिया। नाउ ऑल्दो यूएसए हैज पुट सैंक्शंस, यूएसए ने सैंक्शन इंपोज कर दी हैं, कोई भी कंट्री रशिया से किसी भी प्रकार की डीलिंग नहीं करेगा, बट
despite the sanctions, China is buying the crude oil and the gases from the Russia. So यहाँ पर how much China is involved in the conflict? तो China in conflict में directly involved नहीं है, but China is indirectly supporting the Russia, and reason being that China, the interest of China and Russia are same. The purpose of both is to protect their own territorial integrity and to weaken the USA and the European Union. So basically क्या है कि यूरोपियन यूनियन के पास नाटो है, और जो मेन ये डिस्प्यूट था यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसका रीजन ये था, यूक्रेन वांटेड टू टेक द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ नाटो, और रशिया उसको ऐसा करने से मना कर रहा था। रीजन बीइंग दैट कि रशिया चाहता था कि आप अगर नाटो की मेंबरशिप ले लेंगे देन नाटो विल हैव एक्सेस नियर टू रशिया। सपोज ये रशिया है और ये यूक्रेन है, तो यहाँ पर अगर यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप ले लेगा then all the NATO forces will come closer to Russia. So it has also right to protect its territorial integrity and sovereignty. सपोज कल को रशिया के बीच में और नाटो के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या वार होती है, then it will be very easy for NATO to attack on Russia. So this was the main reason behind the war between Russia and Ukraine. So here the stand of the China is that it is silently supporting Russia, and on media it is saying that no, it give equal respect to both the countries and it is against the war. Now we come to this. SC to hear plea on Hindenburg report today. So basically this is the burning issue of the country. Hindenburg, a research based company in USA, has put some allegations against Adani Group of our country. ठीक है, तो इसमें हिंडनबर्ग ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप पर, हमारे देश के अडानी ग्रुप पर, जिसमें कि उनके एलिगेशंस ये हैं कि अडानी ग्रुप इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ठीक है, सो नाउ अ PIL हैज बीन फाइल्ड बाय वन ऑफ द एडवोकेट दैट इज मनमोहन शर्मा, और मनमोहन शर्मा का कंटेंशन ये है कि ऑल द एलिगेशंस imposed by the Hindenburg research company against the Adani were with the malafide intention or with the malafide motive, and these reports or the Hindenburg report was published due to its upcoming issue of 20,000 crore rupees of public offer which Adani Group wanted to bring in the market. Now this news is not important, but the word public interest litigation is important. So now we'll understand what is public interest litigation. PIL. PIL full form is public interest litigation. So basically there is a legal maxim, ubi jus ibi remedium. It means where there is a right, there is remedy. Means if the law has given some right to you, then law has also given some remedy in case of violation of that particular right. Now question arises. So there is article 32 of Constitution of India, which is one of the fundamental right, and it deals with the right to constitutional remedy. It means that if any of our right has been violated by any person, either by the state or by an individual, then we can bring action or we can approach directly to Honorable Supreme Court by virtue of Article 32. But there may be cases when an individual is not able to reach to the Honorable Supreme Court because of the various reasons, and these reasons may be the ignorance of that person, and that person is not financially sound to engage and advocate for the protection of that, or any other social issue which is in the public interest. So now a PIL has been filed by Advocate Manmohan Sharma ji in this regard. Now question arises how the issue of Adani is related to the public. So basically it's related to the public because public has purchased the share of Adani, and similarly you may be also aware the public money is also involved in the LIC. LIC ने भी अडानी के कुछ शेयर को खरीदा हुआ है, और LIC में किसकी मनी है? पब्लिक की मनी है, जिससे LIC को भी काफ़ी
फाइनेंशियल लॉस हुआ है। सिमिलरली जो लोग अडानी ग्रुप, जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे हैं और अडानी ग्रुप के शेयर की वैल्यू कम होने से बिकॉज ऑफ दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तो उस पब्लिक का भी लॉस हुआ है। सो ऑल द पब्लिक आर नॉट गोइंग टू कोर्ट डायरेक्टली। सो मिस्टर मनमोहन हैज फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन that the report of Hindenburg should not be taken seriously, or Honorable Supreme Court give its stand that whether the Adani has committed any wrong in our country or not. So basically all this happened because of this rumor that Adani has committed financial fraud. So Honorable Supreme Court will decide on this PIL today. So my point was to explain the concept of PIL. This is very important from your examination point of view. Now, union government not planning to bill on appointment of judges. So basically क्या है, appointment of judges take place in our country on the basis of collegium system. So now there were one question was asked from our law minister Shri Kiran Rijiju ji, and he said that government is not planning or parliament is not planning to bill to make any bill. So basically at present the judges of Supreme Court and High Court are appointed on the basis of collegium system, but recently there was some controversy between the government and the Honorable Supreme Court. So one member asked the question in the parliament that whether government is planning to bring any bill on the appointment of judges in regarding Supreme Court and High Court. So our Honorable Minister has clarified that गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग टू ब्रिंग एनी बिल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी इज कोलैबोरेटिव प्रोसेस, डिफरेंसेस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर म्यूचुअली रिकंसाइल्ड टू एंश्योर दैट ओनली एन अप्रोप्रिएट पर्सन इज सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो जजेस हमारे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है एंड सेकेंडली इसमें हमारी जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है। जुडिशरी इन्वॉल्व कैसे होती है? बिकॉज कॉलेजियम रिकमेंड्स द नेम ऑफ द कंसर्न पर्सन टू बी अपॉइंटेड हु आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, तो सारे डिसीजन उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्ट करके ही लेने होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मींस एग्जीक्यूटिव का एक इन्वॉल्वमेंट हुआ। सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उनके नाम को क्लियर करती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस तरह से तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और इसमें जो भी डिफरेंसेस दोनों के बीच में होते हैं तो डिफरेंसेस को हमको सॉल्व करना चाहिए एंड द अल्टीमेट पर्पस शुड बी दैट ओनली द कैपेबल पर्सन और एप्रोप्रिएट पर्सन शुड बी सेलेक्टेड। सो डिफरेंसेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेन कंसर्न ये है कि जो एप्रोप्रिएट पर्सन है मींस जो पर्सन डिजर्व करता है, ओनली दैट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड। नाउ यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, सीनियर अमेरिकन ऑफिसर। सो बेसिकली सीनियर अमेरिकन ऑफिसर ने कहा है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन यूएसए नहीं लगाएगा फॉर बाइंग रशियन ऑयल। यूएस हैज इम्पोज्ड सम सैंक्शंस ऑन द कंट्रीज who will purchase oil from the Russia, but India being a sovereign country is purchasing the oil from Russia or any other this like gas or any other material from the Russia. Now question is that the USA official has clarified that USA will not impose sanction on India because India has violated the sanctions imposed on Russia by the US or other foreign countries. So इनका concern ये है कि earlier they thought that the action of India of purchasing oil from Russia is against the sanctions, but now they think that India being a sovereign country has right to take any decision with respect to its internal policy. Second उन्होंने कहा है कि officials said that the India's purchase of Russian Urals crude oil was at rate below the price cap of $60 set by G7 countries in December. तो इन्होंने एक जस्टिफिकेशन ये दिया है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है
वो विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द G7 कंट्रीज खरीद रहा है। तो G7 कंट्रीज ने कहा है कि जो प्राइस है वो $60 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इंडिया इज बाइंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया below this price. So USA thinks that India is not violating the sanctions imposed by the Russia. Moreover, it said that India being a sovereign country has the right to take any decision. तो जब हमने इंडिया ने मतलब उससे वो खरीदा तो there were some apprehensions that we are violating the sanctions, but our government clarified that we can buy anything from any country as per our own requirement. Why partial loss of vision not considered for railway fare cut? अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है। वाई पार्शियल लॉस ऑफ विजन, तो बेसिकली जनरली क्या होता है कि जो रेलवे है हमारी, रेलवे में टिकट कंसेशन अगर कोई पर्सन सीख करता है तो उसकी देर आर सर्टेन कैटेगरीज। सो इसमें कहा है कि जो अगर पर्सन ब्लाइंड पर्सन है तो दैट पर्सन विल ओनली बी एंटाइटल फॉर some concession like the 25% or 75% on the ticket. But now one question was asked from this railway department by one of the RTI activists, and the question was there कि why the partial loss of vision not considered for railway fare cut. So means अगर किसी पर्सन को partial vision है that is permanent in nature तो उसको टिकट में कंसेशन क्यों नहीं दिया जाता? और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज आस्क्ड द कंसर्न्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट to give the reason in this regard. Now we will come to some more aspect of this news. Passing order on a petition filed by under IT Information Act. Railway offers travel concession ranging between 25% 75% to persons with disabilities categories under 4 forms of disabilities. तो 4 kinds of disabilities हैं जिसमें benefit दिया जाता है. Now such as cancer, AIDS, heart and kidney problems. Among them are physically challenged, mentally challenged persons who cannot meet. So basically कुछ if a person is physically and mentally challenged and he requires 2 person for traveling purpose, then that person is given. So now the railway authority will give the answer of this question. US says Chinese military behind vast aerial surveillance program. तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ था, चाइना की तरफ से एक बैलून छोड़ा गया और फ्लीट ऑफ बैलून छोड़ गए जिसमें कि कुछ सर्विलेंस कैमरेज लगे हुए थे और जो किसी कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करना चाहते थे। लेकिन ऐसा चाइना ने एज पर द एलिगेशन इम्पोज्ड बाय द यूएसए इट हैज डन सो विद द 14 कंट्रीज ऑन 5 कॉन्टिनेंट with high altitude surveillance balloons similar to one the US shot down over the Atlantic coast. तो बेसिकली रिसेंटली यूएसए ने चाइना के एक बैलून को अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर गिरा दिया, ठीक है। सो इट इज द कंसर्न ऑफ द यूएसए दैट China's military is using vast aerial surveillance programs to know the sensitive informations of the other countries. But as this is the allegation on the part of the USA. लेकिन चाइना का कंसर्न ये है, चाइना का रिप्लाई इसका ये है कि वो ये जो बैलून थे हमारे, these were not with the purpose for taking the sensitive information from a country, लेकिन ये क्या थे कि ये वेदर बैलून थे और ये जो है किसी वजह से बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक ये ऑफशोर हो गए। ऑफशोर का मतलब है वो चाइना से बाहर चले गए। सो यहाँ पर यूएसए ये एलिगेशन लगा रहा है कि आप दूसरे कंट्री की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह के बैलून छोड़कर। और चाइना कह रहा है कि नहीं, ये इस तरह की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है और हम केवल ये वेदर बैलून थे जो कि बाय मिस्टेक ऑफशोर हो गए, मतलब ट्रैक से हट गए। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindi News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.